Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today I have clubbed the current affairs of 2 days so that I can cover them in one class because I missed the classes. I'm struggling with the health. Okay, so today I have brought up the current affairs of 27th and 28th of February 2026. ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन शांति एक्ट पिटीशन। आपको पता है शांति एक्ट जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, उसका एक प्रोविजन चैलेंज हुआ था। अभी एक पिटीशन फाइल की गई थी कि जो लाइबिलिटी क्लॉज है, ठीक है, वो लाइबिलिटी क्लॉज जो है वो बहुत अच्छा क्लॉज नहीं है और लाइबिलिटी वो जो है लाइबिलिटी को क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज कैसे लाइबिलिटी डाइल्यूशन कर रहा है मैं डिटेल आर्टिकल में बताऊंगा और उसके ऊपर जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की क्या ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वाई बुलडोजर्स थ्रेटन ड्यू प्रोसेस। ठीक है, बुलडोजर जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिमोलिशंस ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन ईदर इलीगल एनक्रोचमेंट और अनड्यू कंस्ट्रक्शंस विदाउट परमिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उनके घर अगर बुलडोजर से गिरा रहे हो तो क्या बुलडोजर से गिराना सही है, क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, केरला's पैराडॉक्स कैन बी स्पार्क कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन। केरला का जो पैराडॉक्स है वो इसका ग्लोबल विजन को स्पार्क कर सकता है। शशि थरूर जी की जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी गुड आर्टिकल्स। यूजुअली वो बहुत अच्छी एनालॉजी ड्रॉ करते हैं और बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं। तो आज का जो आइडिया उन्होंने दिया है कि केरला का जो करंट सिनेरियो है, केरला को तमिलनाडु के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है, कर्नाटका के साथ, महाराष्ट्र के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है। केरला कैन इटसेल्फ बी अ फुली डेवलप्ड स्टेट, लेकिन उसको अपनी जो पोटेंशियल है उनको हार्नेस करने की जरूरत है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा टू रेज अप 10,000 करोड़ वाया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। यहां पे मैं आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बताऊंगा कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होता क्या है और इसके थ्रू पैसा क्यों रेज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूएस स्लैप्स 126% लेवी ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट्स। इंडिया के जो सोलर इंपोर्ट्स यूएसए की तरफ जाते हैं उसके ऊपर 126% का एडिशनल टैरिफ जो है यूएसए ने लगाया। ठीक है, डिस्पाइट वी आर करंटली गिविंग ज्वाइंट स्टेटमेंट्स ऑन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, फिर भी ये ऐसा स्टेप क्यों लिया गया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 63% है, जो हमारा फुल ईयर टारगेट है उसका, जितना हमारा फुल ईयर का टारगेट है उसका 63% फिजिकल डेफिसिट अभी तक हो चुका है, मींस उतनी बोरोइंग्स अभी तक गवर्नमेंट कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद चलो फर्स्ट आर्टिकल, वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन शांति एक्ट पिटीशन। ठीक है, शांति एक्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति एक्ट ऑफ 2025। ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि ये एक्ट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया किसको, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को इंडिया के अंदर, कि प्राइवेट सेक्टर भी अब पार्टिसिपेट कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऑपरेशंस में। ठीक है, अब इस शांति एक्ट में सबसे पहले मैं आपको लाइबिलिटी का क्लॉज बताता हूं। ठीक है, लाइबिलिटी का क्लॉज, पुराना जो सिविल एंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ था, ठीक है, उस न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ के अंडर में सबसे पहले हु वाज लायबल फॉर एनी एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता तो देयर वाज बेसिकली सप्लायर्स लाइबिलिटी, sorry, earlier there was basically operators liability. wait a while, या ऑपरेटर की पहले क्या होती थी, लाइबिलिटी होती थी। ठीक है, अब ये सप्लायर की लाइबिलिटी पहले होती थी कि अगर कोई भी जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो सप्लायर विल बी लायबल कि उसने जो चीजें सप्लाई की है, ठीक है, वो सप्लायर की लायबिलिटी जो है सारे एक्सीडेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो सप्लायर जो है वो क्या करेगा, बियर करेगा। जो भी रिहेबिलिटेशन या रिलीफ में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो सारी चीजें जो है वो किसके पास होंगी, पहले सप्लायर के पास था लायबिलिटी का क्लॉज। अब की बार इन्होंने सप्लायर का लायबिलिटी क्लॉज पूरी तरह से खत्म कर दिया और क्या कहा कि अब कौन लायबल होगा, ऑपरेटर विल बी लायबल। ठीक है, अब हमने सप्लायर को पूरी तरह से लायबिलिटी से हटा के ऑपरेटर को बता दिया कि जो न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं कंपनीज, दे विल बी लायबल, और उसकी भी लायबिलिटी हमने फिक्स कर दी। जो सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर है, उसकी लायबिलिटी हमने कितना कर दिया, मैक्सिमम कितना है, इक्विवेलेंट टू 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ हमने किया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू $331 million।
ओके 331 मिलियन, ठीक है। अगर आप देखोगे ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास यूक्रेन में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर विच वाज मैन मेड एरर, एंड वहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में खूब सारा एमिशंस हो गया था न्यूक्लियर रेडिएशंस का। और दूसरा है हमारे पास फुकुशियामा, ठीक है। फुकुशियामा बेसिकली इज ए न्यूक्लियर डिजास्टर इन जापान, ठीक है। और ये हुआ था बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी ट्रिगर्ड, ये अर्थक्वेक और सुनामी ट्रिगर्ड न्यूक्लियर डिजास्टर था। अगर चेरनोबिल और फुकुशियामा में देखेंगे तो वहां पे जितना लॉस हुआ था 3000 करोड़, अगर देखेंगे हम टोटल लाइबिलिटी का जो हमने लॉ में रखा है, वो इस टाइम पे 0.1% था उन लॉसेस का जो चेरनोबिल में या फुकुशियामा में हुए थे। इसका मतलब न्यूक्लियर डिजास्टर्स जब होते हैं उनसे जो डैमेजेस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपने ऑपरेटर की लाइबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दी गई, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत जी का कहना है कि हमको एक बैलेंस बनाना है कि क्या एक्चुअल विजिबल टेंजिबल नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और दूसरा हम एक हाइपोथेटिकल लॉस, हाइपोथेटिकल मान लो न्यूक्लियर डिजास्टर है, इसकी बड़ी रेयर पॉसिबिलिटी होती है, तो ये एक हाइपोथेटिकल लॉस है। लेकिन हमारी इस समय एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो रियल न्यूक्लियर इंटरेस्ट है हमारा, तो रियल इंटरेस्ट को और हाइपोथेटिकल लॉस को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। इसलिए न्यूक्लियर लायबिलिटी का जो ये है, इसको एक बार और थॉरोली थॉट देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको बेसिकली स्ट्राइक डाउन नहीं किया इस प्रोविजन को, और ये भी नहीं कहा कि आप लायबिलिटी जो है बढ़ाओ। ये कहा है कि हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये नेशनल, अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या प्राइवेट सेक्टर या फॉरेनर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। तो हमको नेशनल इंटरेस्ट और एक पोटेंशियल हाइपोथेटिकल लॉस दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके ऊपर अगर 3000 करोड़ के ऊपर जो है लॉस होता है किसी भी न्यूक्लियर डिजास्टर में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो फिर हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल लायबिलिटी, ठीक है। तो रेजिडुअल लायबिलिटी अंडर द शांति बिल वो किसके ऊपर है? रेजिडुअल लायबिलिटी इज विद द गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट ने भी ये अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं कहा, गवर्नमेंट ने भी कितना कहा? इट इज अराउंड 300 मिलियन एसडीआर, 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। वो 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वन एसडीआर इज स्लाइटली मोर देन $1। एसडीआर आपको आइडिया होना चाहिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ का अकाउंटिंग मैकेनिज्म है, ये करेंसी नहीं है, ये आईएमएफ का अकाउंटिंग मैकेनिज्म है। और इसमें वो आईएमएफ जो है अपने मेंबर्स को क्या देता है? अपने मेंबर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या उससे आप इतने विड्रॉ कर सकते हो फंड्स इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमारी जुडिशरी इस वक्त कह रही है कि हमको एक बैलेंस मेंटेन करना है दो चीजों के बीच में। एक, हमको नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है, और दूसरा हमको हाइपोथेटिकल लॉसेस को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। हाइपोथेटिकल लॉसेस को हमको कम प्रेफरेंस देना है, ठीक है। और उसके बाद ही हम इस पे जजमेंट देंगे, हालांकि अभी कोई जजमेंट नहीं दिया, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल, केरला का जो पैराडॉक्स है, ये ग्लोबल विजन जो केरला का है ये उसको बहुत बढ़िया कर सकता है, ठीक है। अगर आप सबसे पहले केरला की पोजीशन देखोगे, ठीक है, केरला वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच्ड है, ठीक है। केरला इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी ऐसी है तो आप यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तमिलनाडु जैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर, तमिलनाडु का जैसा ऑटोमोबाइल सक्सेस है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहां पे। आप यहां पे महाराष्ट्र जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप महाराष्ट्र जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप कर्नाटका जैसा डेवलपमेंट भी यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। लैंड अवेलेबिलिटी केरला के अंदर बहुत कम है। तो केरला का जो और पोटेंशियल्स है, आप उन पोटेंशियल्स को क्या कर सकते हो? हार्नेस कर सकते हो, रादर देन कंपीटिंग विद द नेबरिंग स्टेट्स, और अपने आप को हमेशा ये कोशिश करना है कि तमिलनाडु से बेटर कैसे हो, महाराष्ट्र से बेटर कैसे हो, या फिर कर्नाटका से बेटर कैसे हो। नो, बेटर ये है कि आप थोड़ा सा इससे ऊपर जाके ग्लोबल लेवल पे सोचो, अपनी प्रॉपर जितनी भी आपकी जो है आपकी जो
स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। जैसे केरला का बहुत ज्यादा लोग जो है वो सेंट्रल एशिया में काम करते हैं, तो आप अपनी सबसे पहले रेमिटेंस इकोनॉमी को बेटर कर सकते हो। व्हाट इज रेमिटेंस इकोनॉमी? रेमिटेंस इकोनॉमी का मतलब यह है कि फॉरेन से आपका कितना अर्निंग कंट्री के अंदर आता है रेमिटेंसेस के फॉर्म में, ठीक है। आपकी रेमिटेंस इकोनॉमी, अगर आप केरला को देखोगे, केरला की टोटल रेमिटेंस इकोनॉमी 1.3 लाख करोड़ एनुअली, ठीक है, पर एनम। एक साल में अराउंड 1.3 लाख करोड़ रेमिटेंसेस जो है वो केरला में आते हैं, ठीक है। अब इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि केरला जो है बहुत ही ज्यादा रेमिटेंसेस के फॉर्म में बहुत ही खूब सारा जो पैसा है केरला में इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। इसकी वजह से रेमिटेंस इकोनॉमी को हम इनोवेशन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि हमारा जो स्टेट है इसमें खूब सारा फंड जो बाहर से आता है, ठीक है। हमको सेल्फ फ्लैजिलेशन नहीं करना, कंपेयर नहीं करना नेबरहुड के साथ, कंपेयर नहीं करना हमको तमिलनाडु के साथ, महाराष्ट्र के साथ। केरला एक अलग स्टेट है, ठीक है। केरला के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैं कुछ सोशल इंडिकेटर्स की बात करूंगा कि हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नेदरलैंड जैसा बताया है, अराउंड 901 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में 901 पीपल आर लिविंग इन केरला, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी सिंगापुर जैसी बताई जाती है, 96.2% इज द लिटरेसी, ठीक है। तो आप अपने सोशल फैक्टर्स जो आपके हैं आप उनका फायदा उठाओ ना, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी कोस्टा रिका जैसी बताई जाती है, ठीक है। शशि थरूर का बेस्ट पार्ट यह है कि वो आर्टिकल्स को बहुत ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करके लिखते हैं, तो उससे बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बन पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके कंस्टेंट्स हैं, आप एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में रहते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते, बाकी चीजें नहीं कर सकते, ऑटोमोबाइल सेक्टर में compete नहीं कर सकते, आपके पास वो जोग्राफिकल एडवांटेजेस नहीं है, पर ये वाले सोशल एडवांटेजेस हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज को, इन कॉन्स्ट जो आपके पास जोग्राफिकल कंस्टेंट्स हैं उनको कन्वर्ट करो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में। ये अच्छी सजेशन है, ठीक है। और दूसरा ये कहा गया है कि केरला जो है, केरला को कहा जाता है नर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? मोस्ट ऑफ द नर्सेज ट्रेंड इन केरला ऑल्सो गो अब्रॉड फॉर वर्किंग सेंट्रल एशिया में, और खास करके जो मेडिकल की, जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो सर्विसेज हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं केरला से, ठीक है। तो जब नर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है केरला, मींस वहां पे मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आप वहां की पॉपुलेशन देखोगे तो पूरा मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है? केरला में द्रविडियन रेस का एलिमेंट भी पाया जाता है, आर्यन रेस का एलिमेंट भी पाया जाता है, अरब के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, और यूरोपियन एलिमेंट्स के भी पाए जाते हैं। तो इस सभी चीजों की वजह से क्या हम केरला को एक जीन वैली में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या हम केरला में बहुत ज्यादा जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो मेडिकल फील्ड में हमारा बहुत आगे हैं हम, ठीक है। तो हम अपनी डाइवर्स हेरिटेज को क्यों ना एक साइंटिफिक एसेट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। दूसरा ये बताया गया है कि हमारी मेडटेक का पावर हाउस बन सकता है केरला। वी कैन कन्वर्ट केरला इन मेडटेक पावर हाउस, मेडटेक पावर हाउस, ठीक है। Why? Because of the medical innovation as well as the rich cultural heritage as well as the rich genetic combination. उसके अलावा अगर आप मेडिकली इतने एडवांस्ड हो तो क्यों ना हाई वैल्यू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की शुरू किया जाए, जैसे स्टेंट्स का, हार्ट वॉल्स का, सर्जिकल रोबोट्स का। वर्ल्ड के लिए हम यहां से बना के इनको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी ऑलरेडी केरला इज लीडिंग इन ब्लड बैग्स, ठीक है। हम ब्लड बैग्स जो है काफी ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद केरला में, जापान में एक कॉन्सेप्ट है, एक एरिया में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो रिटायर होने के बाद कोई एक ऐसा एरिया जहां पे लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, वेजिटेशन कवर बहुत अच्छा हो, एनवायरमेंटल पोजीशन बहुत अच्छी हो, तो वहां पे रिटायरमेंट विलेजेस डेवलप किए जाते हैं जापान में। वो ये कह रहे हैं कि केरला में भी वर्ल्ड क्लास असिस्टेड लिविंग बनाई जा सकती है और इसको एक रिटायरमेंट विलेज के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, खास करके सिर्फ केरलाइट्स के लिए ही नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल के लिए। ग्रे नोमैड्स फ्रॉम द वेस्ट, उनके लिए भी हम इसको रिटायरमेंट विलेजेस के फॉर्म में बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली हाईलैंड्स है केरला के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अराउंड, ठीक है। उसके बाद
ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन देकर। तो हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्योर की तरफ न जाके, हम वेलनेस की तरफ न जाके सिर्फ क्योर की तरफ भी लेके जा सकते हैं अपने आयुर्वेदा ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जैसे चाइना ने किया। ठीक है, तो काफी सारे इसमें ना केस स्टडीज दिया है। ठीक है, तो केरला को यह भी कहा जाता है केरला कैन बी द सैनिटोरियम ऑफ East. Why? Because it can combine its medicinal plants of around 12,000 species of medicinal plants are found in Western Ghats adjacent to Kerala. तो हम उसको यूज करके केरला को सैनिटोरियम ऑफ ईस्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, केरला का सबसे ज्यादा बड़ा एसेट जो नेग्लेक्ट किया गया है अभी तक, वो है इसका बायोलॉजिकल जीन पूल। ठीक है, और बायोलॉजिकल जीन पूल इतना ज्यादा है वहां पे, आप देखो करीब 5,500 से ज्यादा स्पीशीज तो फ्लावरिंग प्लांट्स की है, 2022-23 का डेटा कहता है। ठीक है, उसके बाद कई सारे एरियाज हैं जहां पे क्रॉप्स कम है, क्रॉपिंग पैटर्न के लिए फील्ड्स कम अवेलेबल है, लेकिन हम डच मॉडल ऑफ ग्लास हाउस फार्मिंग क्यों वहां पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये सारी चीजें जो है बहुत बेटर तरीके से केरला में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ओशन साइड पे जो पॉसिबिलिटी है, हमारा जो केरला जो है ये सस्टेनेबल हमारा सैल्मन और श्रिम्प फार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फील्ड बन सकता है। ठीक है, और केरला में जो पोर्ट है विजिंजम पोर्ट, ओके, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ठीक है, इस पोर्ट को कहा जाता है गेटवे टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, लेकिन अब इस पोर्ट में हम वैल्यू एडिशन किसी भी कमोडिटी की नहीं करते और हम कमोडिटीज को एक्सपोर्ट यहां से नहीं कर पाते, तो क्यों ना इसको एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाए इस एयरपोर्ट को, इस सी पोर्ट को। ठीक है, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में तिरुवनंतपुरम को स्पेस सिटाडेल ऑफ आवर कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो हम वहां पे क्यों नहीं बहुत सारे जो स्पेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों ना वहां पे प्रमोट किया जाए। ठीक है, हालांकि इस साल के जो बजट है उसमें जो हमने रेयर अर्थ बेल्ट्स जो है बनाई हैं उसमें हम केरला को भी डाल सकते थे। ठीक है, केरला जो है मैनचेस्टर की जो ग्राफीन सिटी है हम उसको कॉपी कर सकते हैं। केरला में जो मोनोजाइट ये मोनोजाइट के जो एलिमेंट के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं माइक्रोचिप्स और सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन जो है कोची में, ठीक है, ये जस्ट एक सीड है, हम इसको पूरी फॉरेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अब चेंज जो है वो अभी शुरू करना पड़ेगा। गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को, ये एक ब्रिलियंट स्लोगन है, लेकिन क्यों ना इस स्लोगन को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, वो कह रहा है कि हम ईस्ट का, एशिया का मॉन्ट्रियल बन सकते हैं। वाइब्रेंट सिनेमा कल्चर जो है केरला का वो यूज कर सकते हैं, आर्टिस्टिक यूथ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन बैक ऑफिसेस हॉलीवुड के लिए केरला में हम खोल सकते हैं, बॉलीवुड के लिए पोस्ट प्रोडक्शन ऑफिसेस हम खोल सकते हैं। ठीक है, टैक्स क्रेडिट देंगे ग्लोबल गेमिंग स्टूडियोज को, वीएफएक्स हाउसेस को, तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। तो एक हेरिटेज लग्जरी जो है हम उनको सेल करके केरला को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, केरला जो है ये एक लिविंग लैब बन सकता है, और किस चीज के लिए? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लो कॉस्ट फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग जो है, सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल जो है इस आर्टिकल में शशि थरूर जी का कहना है, हमको ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से लर्न करके अपनी, जैसे केरला की एग्जांपल देखिए, ये पैन इंडिया लेवल पे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। जिस एरिया की जो स्ट्रेंथ है हम उस एरिया की उस स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और फर्दर उसको जो है अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ये कह रहा है कि बुलडोजर क्यों थ्रेटन करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, यहां पे कुछ वर्ड्स है, कुछ अल्फाबेट्स हैं। ये बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अभी रिसेंटली ऑब्जर्वेशन आया है कि पनिटिव डिमोलिशन जो है, किसी को पनिशमेंट के लिए अगर उसका घर डिमोलिश कर रहे हो, मान लो अगर उसने कोई क्राइम किया भी है, ठीक है, तो क्या ये पनिटिव डिमोलिशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश्ड है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ये एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वायलेशन। आप पहले क्या करो? आइडेंटिफाई करो कि वायलेशन क्या हुआ है। ठीक है, अगर आपसे वायलेशन आइडेंटिफाई हो गया तो दूसरा काम आप क्या करोगे? उसमें आप एक रिटन नोटिस
इशू करोगे, पूरा ग्राउंड्स बताओगे जिस इंडिविजुअल को आपने वायलेट करते हुए आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। सो आप एक क्या काम करोगे, रिटन नोटिस दोगे, ठीक है, रिटन नोटिस विद डिटेल्ड रीजंस कि आपने क्या क्या वायलेशंस किया है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आप क्या लोगे, तीसरा स्टेप आप नोटिस के बाद क्या करोगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबली उसको अपॉर्चुनिटी दोगे और उसको सुनोगे कि वो अपने जस्टिफिकेशन में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको कंसीडर करोगे, ठीक है। कंसीडर द ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस अपनी फाइल कर रहा है उसको कंसीडर करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सही नहीं हुआ, ठीक है, देन पास अ रीजन्ड ऑर्डर, पास अ रीजन्ड ऑर्डर कि क्यों इस डिमोलिशन को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में काफी इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए कि म्युनिसिपल बॉडीज जो है वो डिमोलिशन के लिए क्या कर रही हैं, वो जस्ट एक देख रही हैं वायलेशन कहां है, अब उन वायलेशन को बिना एस्टेब्लिश किए हुए क्या कर रही है, सीधा लास्ट स्टेप पे जंप कर रही है, डिमोलिशन पे। तो इस प्रोसेस की वजह से कहीं लोगों का ट्रस्ट तो नहीं ब्रीच हो रहा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। अब म्युनिसिपैलिटीज इसका जस्टिफिकेशन देती है कि हमारे अपने लॉज हैं, म्युनिसिपैलिटी के अपने लॉज हैं, म्युनिसिपैलिटी स्टेट्यूट्स, ठीक है। लेकिन उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी स्टेट्यूट अबव द कोर्ट्स अथॉरिटी नहीं होता, ठीक है। और कोर्ट ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है डिमोलिशन के लिए, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स 2024 गाइडलाइंस, ठीक है। उसमें यह कहा गया है कि स्टेट अथॉरिटीज को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अगर डिमोलिशन करना भी है, प्रॉपरली देखना पड़ेगा ये सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं या स्टेप्स फॉलो नहीं हो रहे। अदरवाइज हम ये क्या बन जाता है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर की तरह बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर? कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर का मतलब होता है जब आप किसी भी लॉफुल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो इम्परमिसिबल है, जो मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। आप लॉ को मैनिपुलेट करके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को या किसी एक इंटरेस्ट को प्रिवेल कराने के लिए लॉज को वैसे यूज नहीं कर सकते। तो आपको एलिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस में जाना पड़ेगा। यू मस्ट फॉलो द साइकिल ऑफ एलिगेशन, ओके। एलिगेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन। पहले एलिगेशन ले लो, फिर इन्वेस्टिगेट करो, और इन्वेस्टिगेट करके एडजुडिकेट करो, प्रॉपरली फैसला दो, कोर्ट ऑर्डर पास करो, और ऑर्डर पास करने के बाद फिर आप फाइनल स्टेप ले लो डिमोलिशन का। वरना डिमोलिशंस जो है वो ड्यू प्रोसेस को क्या कर रहा है, इस समय थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि इमीडिएटली अगर आपने किसी के खिलाफ एफआईआर करवा दिया मान लीजिए, बट एफआईआर इज नॉट द बेसिस फॉर डिमोलिशन, बेसिस नहीं है ये डिमोलिशन के लिए, क्योंकि एफआईआर का जस्ट मतलब क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने पुलिस के रिकॉर्ड में एक इंफॉर्मेशन लाया, अब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस भी होता है, तो आप वो बैलेंस जो है वो मेंटेन करो, ठीक है। आप सेलेक्टिव डिमोलिशंस मत करो, उससे क्या होगा, रेगुलेटरी पावर्स जो दी गई है म्युनिसिपल बॉडीज को या बाकी इंस्टीट्यूशंस को, तो वो पावर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दे मे गेट कन्वर्टेड इनटू पनिटिव एक्शन, दे मे गेट कन्वर्टेड इनटू पनिटिव एक्शन, और उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी है वो ब्रीच हो सकती है। इसलिए आपको पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर डिमोलिशंस इफ इट इज वेरी नेसेसरी, एंड यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच आर इशूड बाय जुडिशरी, मेनली 2024 गाइडलाइंस रिगार्डिंग द डिमोलिशंस, ठीक है। डिमोलिशंस का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि कल को मान लो आपने डिमोलिशन कर दिया और 3 महीने 4 महीने बाद जब प्रॉपर उसका केस चला और ये पाया गया कि वो डिमोलिशन जो है वो इलीगल हुआ, अब ये इरिवर्सिबल एक्ट है, आप दोबारा वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, करोगे भी अगर, लेकिन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, आपने कितना पेन इन्फ्लिक्ट किया उस फैमिली के ऊपर जो बाद में इनोसेंट प्रूव हुए, इरिवर्सिबल हार्म उन फैमिली का हो गया जब वो लेटर ऑन क्या हो गए,
इनोसेंट प्रूव हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से इम्पार्शियल गवर्नेंस में जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता चला जाता है, ठीक है। इसलिए व्हेनेवर यू हैव टू गो फॉर जस्टिस यू शुड फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वरना प्रोसेस क्यों रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सीधा किसी को पता चला इसने गुनाह किया है, उसको वहीं पे हैंग क्यों नहीं करते? हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों फॉलो करते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर बैलेंस बनाया है कि लोगों को पूरा ट्रस्ट हो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और इम्पार्शियल गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द आर्टिकल विच सेज दैट बुलडोजर्स आर थ्रेटनिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। वेरी गुड आर्टिकल, प्लीज रीड इट, ठीक है। नेक्स्ट, fiscal deficit at 63% of full year target. What was the target? The target was 15.58 lakh crores. इतना फिस्कल डेफिसिट, इतना तक हमको आना था, ठीक है। और ये कितना है हमारा? इट इज 4.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और ये कौन से ईयर के लिए था? हमारा 2025-26 के लिए। दिस वाज द टारगेट, हमने ये अचीव किया, ठीक है। और अब के लिए हमने किया है 4.3% ऑफ जीडीपी फॉर 2026-27 के बजट में हमने ये टारगेट रखा। लेकिन ये सब समझने के लिए ये तो जस्ट डेटा है कि अभी हमने जो है कितना 63% ऑफ द एनुअल बजट टारगेट जो है फिस्कल डेफिसिट अभी आ चुका है बाय द एंड ऑफ जनवरी। अभी फेब है, मार्च है, 2 महीने और पेंडिंग है इस फाइनेंशियल ईयर के। तो हम देखेंगे कि हम तो ऑलमोस्ट अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट है ये क्यों जरूरी है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सबसे पहले डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है जैसे हमको एक्सपेंडिचर चाहिए 1 लाख रुपए, हमारे पास है ओनली 98,000 रुपीज, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेफिसिट बाय 2,000 रुपीज। बट इट इज नॉट फिस्कल डेफिसिट। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं? कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट समझा रहा हूं। डेफिसिट्स के कॉन्सेप्ट जो है वो बजट में कई फॉर्म में यूज हुए, जैसे एक हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, एक हो गया फिस्कल डेफिसिट, एक हो गया प्राइमरी डेफिसिट, मॉनिटाइज डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कई सारे हैं ये, ठीक है। लेकिन अब हमारी न्यूज में सिर्फ फिस्कल डेफिसिट है, तो मैं फिस्कल डेफिसिट को डिफाइन करूंगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सिंपल, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्लीज रिमेंबर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो आपका दिक्कत सारा खत्म हो जाएगा यहीं से, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो, डेफिसिट का मतलब कुछ तो कम होगा, तो क्या होगा कम? रिसीट्स कम होंगी। अब रिसीट्स कहां से आती है हमारे पास? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग्स या सेल ऑफ एसेट्स सेल करते हैं हम अपने, उससे भी हमें पैसा मिलता है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, जैसे हमने किसी कंपनी में से गवर्नमेंट ने पैसा निकाल लिया, अब गवर्नमेंट ने सेल कर दिए उसके शेयर्स, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स भी क्या होते हैं? हमारे रिसीट का ही पार्ट होते हैं। लेकिन वो रिसीट्स जो हमारे ऊपर डेट क्रिएट करती है, फिस्कल डेफिसिट में वो वाली रिसीट्स को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। सो बोरोइंग्स आर कॉल्ड एज डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। ये वो रिसीट्स हैं जो हमारे कंट्री के ऊपर क्या क्रिएट करती हैं? डेट क्रिएट करती हैं, ठीक है। समझो, इस बात को ऐसे समझो कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का और टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स में अगर बोरोइंग्स हटा दो तो पता चलेगा गैप कितना है गवर्नमेंट के फंड्स में, ठीक है। मैं एग्जांपल से इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। लेट अस से गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 100 करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स है 98 करोड़, ठीक है। अब यहां पे समझ आ रहा है गैप जो है वो सिर्फ 2 करोड़ का है, ठीक है। तो क्या ये फिस्कल डेफिसिट है? डिपेंड करेगा, ये जो रिसीट्स है ये 98 करोड़, क्या इनमें कुछ चीज बोरोइड भी है या बोरोइंग नहीं है इसमें? तो अगर इसमें बोरोइंग भी है, मान लीजिए 2 करोड़ की बोरोइंग है इसमें से, मान लो 2 करोड़ की रिसीट जो है वो बोरो करके लाई है हमने, तो ये वाले हम क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। तो 100 करोड़ माइनस 96, की जगह हम लिखेंगे 96। अब क्यों? क्योंकि ये 2 करोड़ बोरोइंग जो है ये बाहर निकालना है, तब जाके फिस्कल डेफिसिट आएगा हमारे पास 96 करोड़। सो इट इज इक्वल टू हाउ मच?
हाउ मच 4 करोड़. सो दिस वी विल कॉल एज फिस्कल. इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है. मतलब गवर्नमेंट को इतना पैसा चाहिए अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, तो इतना पैसा गवर्नमेंट क्या करेगा, बोरो करेगा. तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या शो करता है, एक कंट्री की बोरोइंग भी शो करता है कि एक कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना पैसा एक कंट्री को बोरो करना पड़ेगा अपने क्या करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए. सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट मेजर्स द टोटल बोरोइंग्स ऑफ अ कंट्री, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज. यस और नो? ट्रू. ठीक है. और दूसरा ये मैं कह सकता हूं, दूसरा ये चीज याद रखो कि फिस्कल डेफिसिट बजटरी जो डेफिसिट्स है उसका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, और ये इकोनॉमी की हेल्थ बताता है. अगर ज्यादा बोरो करने की जरूरत है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी की प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है. उसके बाद अब मान लीजिए हमको बोरोइंग करने की, इस इलस्ट्रेशन से मैंने आपको बताया कितना बोरो करने की जरूरत है, 4 करोड़ रुपए बोरो करने की जरूरत है. ठीक है. अब ये जो 4 करोड़ रुपए बोरो करने की मुझे जरूरत है, ठीक है, मैं ये 4 करोड़ रुपए कहां यूज करूंगा? क्या मैं इसको ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में यूज करूंगा जिससे मुझे कोई एसेट जनरेट ना हो? तो ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये डिजायरेबल नहीं है. लेकिन अगर ये 4 करोड़ में उठा के इन्वेस्ट कर रहा हूं, फर्दर कंट्री का एसेट जनरेट कर रहा हूं, मान लीजिए ये 4 करोड़ उठा के मैं क्या कर रहा हूं, कंट्री के लिए एसेट्स क्रिएट कर रहा हूं, फर्दर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं करके मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं. अगर बोरो कर रहा हूं मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट जो है वो डिजायरेबल है. बोरोइंग करके हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे. ठीक है. अब हमारा कोविड के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट करीब 9.3% चला गया था. ठीक है. अब उसके बाद हमने धीरे धीरे कम करते करते हम लेकर आए 4.4% ऑफ आवर जीडीपी. ठीक है. और हमने टारगेट रखा है अगले साल के बजट के लिए 4.3% ऑफ आवर जीडीपी. इतना हमको ये करना है, इतना तक हम टॉलरेट कर सकते हैं. वैसे तो हमारी कंट्री में जो लॉ गवर्न करता है बजटरी डेफिसिट्स को, वो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003. ये एक्ट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट ग्रेजुअली हमको रिड्यूस करना था. इट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2008. इट वाज टू बी ब्रॉट टू हाउ मच, 3% ऑफ टोटल हमारा जीडीपी. लेकिन हम इसको कभी अटेन नहीं कर पाए. क्लोज टू 2019 हम 3% के आसपास आ रहे थे, लेकिन इतने में कोविड का जो सीजन आ गया उसमें फिर से हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया. ठीक है. अब फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने या कम करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? ठीक है. हमको करना, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, तो मैं फॉर्मूले से ही आपको बता सकता हूं ये. फिर ठीक है. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. ठीक है. एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. ठीक है. तो एक्सपेंडिचर हम कहां कहां करते हैं? हम करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिसका कोई कल को बेनिफिट नहीं होता, कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता. और दूसरा करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बढ़ाना पड़ेगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमको कम करना पड़ेगा या रैशनलाइज करना पड़ेगा. वी नीड टू रिड्यूस आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. मींस एक्सपेंडिचर में हमको क्या करना पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. ठीक है. उसके बाद जो हमारी ये टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स में हमारी रेवेन्यू रिसीट्स भी होती हैं और कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं. कैपिटल रिसीट में जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं, ओनली वो वाली रिसीट्स. ठीक है. जैसे हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया वगैरह वगैरह, तो वो भी हम कर सकते हैं. आइडल लैंड है हमारे पास, उसको बेच सकते हैं, वहां से पैसा हम जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स ला सकते हैं. टैक्स बेस को वाइडन करने के लिए जैसे 2025 के बजट में हमने टैक्स स्लैब्स को काफी कम कर दिया ताकि मेजॉरिटी लोग जो है वो क्या करें, टैक्स कम से कम पे करने लगे. टैक्स लाइबिलिटी जब कम हो जाती है, टैक्स पेयर ज्यादा टैक्स पे करने की कोशिश करते हैं, टैक्स बेस बढ़ जाता है. ठीक है. जीएसटी में हमने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसके जो है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स ये हैं कि जीएसटी का रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमने जीएसटी 2.0 अभी सितंबर 2025 में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से हमने जीएसटी के रिफॉर्म्स जो हैं वो रैशनलाइजेशन ऑफ स्लैब्स किया. ठीक है. 5% और 18% की स्लैब रख दी. ठीक है. उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हम रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि वहां से हमें काफी प्रॉफिट जनरेट हो और हमारा डेफिसिट कम होता चला जाए. ठीक है. और हमारी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं जैसे रेलवेज वगैरह, इनमें रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा अपना फिस्कल डेफिसिट को क्या कर सके, कम कर सके. ठीक है. तो ये ब्रीफ था फिस्कल डेफिसिट के बारे में. करंट अफेयर्स में इतना ही बताया जा सकता है, बाकी बेसिक इकोनॉमिक्स की क्लासेस में तो फुल डिटेल में डिस्कशन होता है. ठीक हो गया.
ओके, नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करने जा रहा है, 1,000 करोड़ रेज करने जा रहा है वाया ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स याद रखना, ये बेसिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रेज फंड्स, लोन्स रेज करने के लिए कंपनीज, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है टू रेज फंड। जो बॉन्ड इशूअर होता है, वन हु इशूज द बॉन्ड, बॉन्ड इशूअर इज बोरोवर, और जो बॉन्ड को परचेज करता है या बॉन्ड को होल्ड करता है उसको बॉन्ड होल्डर कहते हैं। वो बॉन्ड को अपने पास रख के पैसा देता है इशूअर को, तो बॉन्ड होल्डर इज अ लेंडर, ठीक है। इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू करने जा रहा है, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स किस लिए यूज किए जाते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स मेनली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, ब्रिजेस, रोड्स एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें 1,000 करोड़ जो है क्या करना चाह रहे हैं, रेज करना चाहते हैं। मींस बैंक ऑफ बड़ौदा विल गिव बॉन्ड्स टू सब्सक्राइबर्स, बॉन्ड्स टू सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स और जो बॉन्ड खरीदते हैं या इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा देंगे, ठीक है। कितना, 1,000 करोड़ रुपीस। ये इशू कैसे है देखना, इसमें दो कंपोनेंट्स है, 500 करोड़ इज द बेस इशू, 5,000 करोड़ इज द बेसिक इशू। बेसिक इशू का मतलब ये सबसे पहले क्या है, बेस इशू साइज, कि बेसिकली पहले बॉन्ड सिर्फ 500 करोड़ के ही वो इशू करेंगे। अगर इन्वेस्टर्स मिले उनको, मींस उनके बॉन्ड की डिमांड बढ़ी, तो वो एडिशनल कुछ बॉन्ड्स 500 करोड़ के एडिशनल बॉन्ड्स भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। दिस एडिशनल इशू इज कॉल्ड एज ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन। What is green shoe option? It is an option which authorizes a bond issuer or a IPO issuer to sell excess of the base issue shares or bonds. Base issue जितना है आपका, उससे excess आप शेयर सेल कर सकते हो या बॉन्ड सेल कर सकते हो, ताकि आप फंड्स और ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि इसकी डिमांड कितनी हुई, ठीक है। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई और लोग और खरीदना चाह रहे हैं, तो उस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा 5,000 करोड़ के और बॉन्ड्स भी इशू करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन शू ऑप्शन को जो है ये थोड़ा याद रखने की जरूरत है कि ये जो इशूअर है उसको ऑथराइज करता है कि जितना वो पहले सेल करना चाहता था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा सेल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको ग्रीन शू ऑप्शन क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज किया था एक कंपनी ने, उस कंपनी का नाम था ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फर्स्ट कंपनी विच इंक्लूडेड दिस प्रोविजन ऑफ selling extra shares or issuing extra bonds more than the base issue size। तो base issue size कितना है, 500 करोड़ का है, और जो टोटल इशू साइज है वो 500 करोड़ का एडिशनल भी वो ग्रीन शू ऑप्शन रख रहे हैं। तो टोटल 10,000 करोड़ के आसपास ये क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इसकी कितनी मैच्योरिटी रहने वाली है, 7 इयर्स की इसकी मैच्योरिटी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 7 इयर्स की मैच्योरिटी रहने वाली है, ठीक है। और ये कैसे इशू करते हैं, दे आर इशूड थ्रू बिडिंग, दे आर इशूड थ्रू बिडिंग प्रोसेस, ओके, दे आर इशूड थ्रू बिडिंग, ठीक है। अब बिडिंग के थ्रू कैसे इशू होते हैं ये बॉन्ड्स, ठीक है। बिडिंग के थ्रू ये ऐसे इशू होते हैं कि सबसे पहले आप हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक बिडिंग प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बिडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ईबीपी, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके बिडिंग क्या की जाएगी, बॉन्ड्स की बिडिंग की जाएगी। तो हाईएस्ट बिडर को क्या दिया जाएगा, वो बॉन्ड दिया जाएगा और उससे जो है उतना अमाउंट पैसा लिया जाएगा, ठीक है। अब 7 इयर्स की मैच्योरिटी है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा वो एनुअली होगा, इन बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो एनुअली होगा, ठीक है। और कई सारी एजेंसीज होती हैं जो बॉन्ड्स को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग करती है, जैसे हमारी इंडिया में जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, जैसे इकरा है, ठीक है, आईसीआरए, आईसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या दूसरी जो है हमारी इकरा के बाद दूसरी है केयर, केयर का मतलब है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड,
ICRA स्टैंड्स फॉर इंडिया इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये रेटिंग करती है बॉन्ड्स की कि बॉन्ड्स सही है रिस्क के बेसिस पे कि कितना रिस्की है उसमें इन्वेस्टमेंट। तो इन एजेंसीज ने इन बॉन्ड्स को क्या किया है, रेट किया गया है कि दे आर स्टेबल, और ये कैटेगरी वाइज रेट करती है, जैसे ए। दीज आर कॉल्ड स्टेबल बॉन्ड्स। इस कैटेगरी के बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, स्टेबल बॉन्ड्स, अच्छी कैटेगरी। इसके बाद दूसरा होगा ए, ठीक है। फिर इसके बाद कम वाला जो होगा वो उसका सिर्फ ए रेटिंग होगा, ठीक है। इससे भी कम आएगा तो फिर होगा BBB, ठीक है। फिर होगा BB, फिर होगा बी। दिस इज रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, मींस उसमें कितना रिस्क है या कितना कम रिस्क है, ठीक है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बाद फिर दूसरा क्या चीज है, ग्रीन शू ऑप्शन। अच्छा, ये जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है मोस्टली कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो ही इसके थ्रू जो है फंड्स रेज करते हैं मोस्टली फॉर द प्रोजेक्ट्स पर्पस। ये भी याद रखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि दे आर फ्री फ्रॉम द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। खैर ये चीज जो है ये मैं इस वक्त पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाता है फिर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो आई विल डिस्कस इट सेपरेटली। फिलहाल इतना काफी है आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और ग्रीन शू ऑप्शंस क्या होते हैं ये सारी चीजों को जानने के लिए, ठीक हो गया। यूएस स्लैप्स 126% लेवी ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट्स। सिंपली याद रखना, देयर इज अ टर्म कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ठीक है। यूएसए की कंपनीज ने एलिगेशन लगाया कि इंडिया की जो कंपनीज है उनके जो सोलर सेल्स है, फोटोवोल्टिक सेल्स है, वो हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पे बनते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, उसका डंपिंग कर रहे हैं, कहां पे, उसका डंपिंग कर रहे हैं यूएसए में, ठीक है। और इसलिए उन्होंने ये वाली ड्यूटीज लगाई, दे आर कॉल्ड ऑल्सो एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ताकि इतना ज्यादा इंपोर्ट यूएसए में ना करे कि यूएसए की अपनी कंपनीज का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यूएसए के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर, सॉरी इंडिया के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर, लाओस के ऊपर ये जो है 126% का लीवी लगाया गया इंडियन सोलर इंपोर्ट्स पे। ऑलरेडी उन पे कितना है, 40% ड्यूटी है, और ये 126% उसके ऊपर है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज 126%, ठीक है, फॉर इंडिया, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सोलर सेल्स का या फोटोवोल्टिक सेल्स का, वो थोड़ा कम हो जाएगा या वो डीपली इंपैक्ट हो जाएगा आगे आने वाले समय में यूएसए की तरफ, ठीक है। मोस्टली जो कंपनीज है इंडिया की वो कौन कौन सी है, मुंद्रा सोलर एनर्जी, मुंद्रा सोलर फोटोवोल्टिक लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों अडानी ग्रुप की हैं, ठीक है। देन प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। देन देयर इज ऑल्सो वारी एनर्जीज लिमिटेड, वारी सोलर अमेरिका, ठीक है। इन सभी पे जो है ये लीवी लगाया गया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के लिए 86% से लेके 143% तक का लीवी है, इट इज फॉर इंडोनेशिया, ठीक है। और लाओस के लिए इट इज ओनली 81% फॉर लाओस। अब यूएसए के लिए 126 + 40 तो 166%, ठीक है, 166% फॉर इंडिया। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट amid when we are having the when talks of deal are going on with India, ठीक हो गया। हाँ, खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, वो आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, वो कल के न्यूज़पेपर में भी आया था, वो परसों के न्यूज़पेपर में भी आया था, दैट इज रिविजन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग methodology and change in base year and new series data। ये सारी चीज़ों पे मैं अगली वीडियो में आने में बात करूंगा, मे बी मैं कल इसके बारे में बात करूंगा। सो प्लीज़ फॉलो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन वेरी सून।